गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने लघु बीजाणु की संरचना अर्थात परागकण की संरचना, उससे पहले लघु बीजाणु जनन, किस प्रकार से लघु बीजाणु का निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होने के बाद में लघु बीजाणु जुड़े रहते हैं टेट्राड के रूप में, चतुष्क के रूप में, और उनका अध्ययन किया। लघु बीजाणु जनन के अंदर अपन ने देखा कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इसे ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये लघु बीजाणु बनने के बाद में टेट्राड या चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, क्योंकि एक पदार्थ कैलोज नामक पदार्थ के द्वारा ये चतुष्क आपस में जुड़े रहते हैं, इनकी भित्तियां आपस में जुड़ी रहती हैं। कैपिटल कोशिकाओं के द्वारा स्रावित कैलेज एंजाइम कैलोज को गला देता है और ये लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं, परागकण कहलाते हैं। परागकण की संरचना का अपन ने अध्ययन किया। सबसे छोटे और बड़े परागकण के बारे में इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था। सबसे छोटे मायोसोटिस एल्पेस्टिस, सबसे बड़े परागकण मिराबिलिस गलापाकी। परागकण की संरचना के अंतर्गत अपन ने पढ़ा कि परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। नर युग्मकोद्भिद अर्थात मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट की पहली कोशिका ही परागकण होती है। यहाँ पर भी परागकण या लघु बीजाणु का डायग्राम बने हुए हैं। यहाँ पर 7 डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी के अंदर अपन अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे। तो लघु बीजाणु पराग नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट, जिससे मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक बनेगा, उसकी प्रथम कोशिका है परागकण, जो कि 2 आवरणों से घिरा हुआ होता है। पहला आवरण एक्साइन या बाह्य चोल और दूसरा आवरण इंटाइन या अंतःचोल कहलाता है। बाह्य चोल और अंतःचोल कहलाता है। इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। उसके बाद में परागकण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि परागकण कि बाह्य चोल के द्वारा कैपिटल कोशिकाओं के द्वारा पोलन किट का निर्माण किया जाता है। ये पोलन किट चिपचिपेपन होने के कारण से पक्षियों के पंखों पे या कीटों के पंखों पे, चोंच पे आसानी से चिपक जाती हैं। और कुछ परागकण ऐसे होते हैं कि परागकण के अंदर स्पोरोपोलिनिन बाह्य पदार्थ, बाह्य चोल जो बना होता है, बाह्य चोल कैपिटल कोशिकाओं के द्वारा कुछ प्रोटीन स्रावित की जाती है। ये प्रोटीन नमी के संपर्क में आकर के बाहर आ जाती है और वातावरण में फैल करके मनुष्य में ज्वर, एलर्जी से रोग उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा कुछ परागकणों के बारे में पढ़ा कि जैसे कि पार्थेनियम या स्टेरोफोरस जो है, कांग्रेस घास या गाजर घास, पार्थेनियम, स्टेरोफोरस, गाजर घास, चिनोपोडियम और सोरगम वल्गेर यानी ज्वार आदि के परागकण मनुष्य में एलर्जी रोग उत्पन्न भी करते हैं। और उसके बाद में पराग उत्पाद के बारे में पढ़ा था अपन ने, पोलन प्रोडक्ट के बारे में, कि परागकणों का उपयोग क्रीम, इमल्सन, सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक का सामान बनाने में किया जाता है। उसके बाद में परागकणों का उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में भी करते हैं, जो कि परागकणों के अंदर असंतृप्त वसा पाई जाती है, बहुत पौष्टिक पदार्थ होते हैं। इस कारण से इनका उपयोग दवाई के रूप में पश्चिमी देशों में एथलीट्स यानी धावक, दौड़ लगाने वाले और घोड़ों को दिया जाता है। इसके बाद में जो अपन ने अध्ययन किया था वो था परागकण का जीवन काल, यानी कि पोलन वाइबिलिटी की परागकण का जीवन काल क्या होता है। तो वो अलग अलग पात्रों में अलग अलग होता है। अनाजों का बहुत कम समय का जीवन काल होता है, रोजिस सोरेनिसिकुलों का परागकणों का जीवन काल लंबे समय तक होता है, महीनों तक का होता है। इसके अलावा परागकणों को क्रायो प्रिजर्वेशन यानी कि -196 डिग्री द्रव नाइट्रोजन के ऊपर रख करके, द्रव नाइट्रोजन में रख करके कई महीनों या कई सालों तक संरक्षित किया जाता है। इस प्रकार से बने परागकणों को पराग बैंक कहते हैं या पोलन बैंक कहते हैं। इनका बाद में उपयोग लेते हैं। जो कुछ विशेष संकटग्रस्त जातियां होती हैं उनके परागकणों को इस प्रकार से संरक्षित किया जाता है। आज उसके बाद में लघु बीजाणु से संबंधित ही अगला अपना टॉपिक है। आज का टॉपिक बोर्ड के सामने लिखा हुआ है, नर युग्मकोद्भिद संरचना एवं परिवर्धन, कि नर युग्मकोद्भिद की संरचना क्या है और उसका डेवलपमेंट, परिवर्धन कैसे होता है। कि नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन जो होगा उस समय नर युग्मकोद्भिद की जो प्रथम पीढ़ी है परागकण, वहां से हम शुरू करेंगे और वहां से नर युग्मकोद्भिद बनाएंगे, जिसमें नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, नर युग्मकोद्भिद संरचना एवं परिवर्धन, मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात करें कि वही बातें हैं कि अगुणित लघु बीजाणु ही या अगुणित परागकण ही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम पीढ़ी होती है या प्रथम कोशिका होती है। अगुणित लघु बीजाणु या अगुणित परागकण एक ही बात है। देखिए, परागकण और लघु बीजाणु हम एक ही बात है, ये परागकण या लघु बीजाणु।
परागकण या लघु बीजाणु, पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर नरयुग्मकोद विधि की मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। पराग नलिका जब नरयुग्मकोद विधि से कब कहेंगे, जब इसके अंदर नरयुग्मक बन गए हो तब इसे नरयुग्मकोद विधि कहेंगे। तो अंकुरित लघु बीजाणु, ये लघु बीजाणु है, ये भी परागकण है, ये अंकुरित हो गया, इसकी अंकुरित होकर के पराग नलिका निकल गई, तो अंकुरित लघु बीजाणु, पराग नलिका एवं नर युग्मकों युक्त अंकुरित लघु बीजाणु को ही नर युग्मकोद विधि कहते हैं। पराग नलिका एवं नर युग्मकों युक्त, ये पराग नलिका है, ये इसमें नर युग्मक है, तो पराग नलिका और नर युग्मकों युक्त मेल गैमेट से युक्त लघु बीजाणु को ही नर युग्मकोद विधि कहते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, ये नर युग्मकोद विधि को दर्शा रहा है। इस नर युग्मकोद विधि का परिवर्धन 2 चरणों में होता है। तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर नर युग्मकोद का परिवर्तन 2 चरणों में होता है। हम प्रथम चरण पहले पढ़ते हैं। पहला चरण कब होता है? यह चरण परागण से पहले होता है। ध्यान दीजिएगा, परागण, परागण सबको समझिएगा, ये पराग कण नहीं है, पराग कण पोलन ग्रेन नहीं है, परागण है। परागण से पहले होता है। परागण क्या है? नर के पराग कण यानी कि पुष्प के पराग कण पराग कोश से निकल करके अपनी ही जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प पर या उसी पादप के पुष्प पर पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरना परागण कहलाता है। अर्थात परागण प्रक्रिया के दौरान ये अपन ने वर्तिकाग्र या मादा पुष्प बनाया, ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो यहाँ पर परागण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि पराग कोश के, ये पुंकेसर, ये इसे पराग कोश के पराग कण परिपक्व होने के बाद में किसी न किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, और यदि जलीय पादप है तो जल के माध्यम से वह उसके पराग कण पराग कोश से परिपक्व होने के बाद में निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ये वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। तो प्रथम चरण जो है, फर्स्ट स्टेज है, नर युग्मकोद विधि का जो प्रथम स्टेज है, वो फर्स्ट चरण इस परागण से पहले पराग कोश में संपन्न होता है। नर युग्मकोद विधि के परिवर्तन का फर्स्ट स्टेप परागण से पहले यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुंचने से पहले पराग कोश के अंदर ही संपन्न होता है। ये ध्यान रखिएगा, परागण से पहले पराग कोश के अंदर यह चरण संपन्न होता है। अर्थात यह चरण परागण से पहले पराग कणों का पराग कोश से मुक्त होने से पहले ही संपन्न होता है। और इस चरण के अंदर एक पराग कण के अंदर निम्न परिवर्तन आते हैं, एक एक करके परिवर्तन आते हैं। सारे परिवर्तन हम पढ़ेंगे। परिवर्तन आपको सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं कि पराग कण के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं। परिवर्तन एक एक करके परिवर्तन आते रहते हैं और पराग कण के अंदर पराग नलिका का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले पराग कण विभाजन से पहले पराग कण क्या करेगा? विभाजन से पहले अपने आकार में वृद्धि करेगा, कुछ पदार्थों का, नए पदार्थों का संश्लेषण करेगा, कोशिका द्रव की मात्रा बढ़ जाएगी, तो अपने आकार और आयतन में वृद्धि करता है। वृद्धि करने के बाद में क्या होगा कि विभाजन से पहले, आप एक एक चित्र के बारे में ध्यान देंगे। एक चित्र है यहाँ पर, अभी एक पे चल रहे हैं अपन। विभाजन से पहले वृद्धि करने के बाद इसका केंद्रक, जो इसका न्यूक्लियस है, विभाजन से पहले वृद्धि करने के बाद इसका केंद्र एक निश्चित दिशा में चला जाता है। इसका केंद्रक एक निश्चित दिशा में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में चला जाता है, और इस प्रकार से जाना ये दर्शाता है कि यह अब विभाजन की स्थिति में आ रहा है। अर्थात यह जनन की स्थिति को दर्शाता है कि इसके अंदर अब जनन होगा, 1 से 2 केंद्रक बनेंगे, विभाजन होंगे केंद्रक, उस स्थिति को दर्शाता है। तो वृद्धि करने के बाद और विभाजन से पहले इसका केंद्रक एक निश्चित दिशा में चला जाता है। इसके बाद अपन आते हैं बी चित्र पर। डायग्राम बी है, जिसके अंदर क्या क्या हो रहा है। लघु बीजाणु या परागकण, एक ही बात है, लघु बीजाणु या परागकण में जिस और कायिक कोशिका का निर्माण होना है, जिस और कायिक कोशिका बननी है। अब ये चित्र में तो दिखाई नहीं दे रहा कायिक कोशिका, लेकिन अपन आगे देख सकते हैं कायिक कोशिका अंदर की तरफ बन रही है, बाहर की तरफ जनन कोशिका बन रही है। तो जिस और कायिक कोशिका का निर्माण होना है, उस और केंद्रक गति करेगा। विभाजन के बाद में लघु बीजाणु के, विभाजन से पहले लघु बीजाणु या परागकण में जिस और कायिक कोशिका का निर्माण होना है, उस और केंद्रक तथा परागकण की भित्ति के बीच में, परागकण की भित्ति के बीच स्थित जनन द्रव में अनेक रसधानियों का निर्माण हो जाएगा।
केंद्रक बीच में आना शुरू हो जाएगा और परागकण की भित्ति के अंदर जो भरा हुआ जनन द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव जनन द्रव जो भी है उसके अंदर अनेक रसधानियां वोक्यूल्स या रिक्तिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, कायिक कोशिका का निर्माण जिस तरफ होना है उस तरफ कोशिकाओं की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, नए नए कोशिका बनेंगे, जैसे कि लवक, लिपिड, माइटोकॉन्ड्रिया आदि का विस्थापन उस ओर हो जाता है जिस ओर कायिक कोशिका का निर्माण होना है। ये था बी चित्र। कि बी चित्र के दौरान इसमें क्या हो रहा है कि लघु बीजाणु या परागकण में जिस ओर कायिक कोशिका का निर्माण हो रहा है, कायिक कोशिका का निर्माण होना है उस तरफ केंद्रक और उसके जनन द्रव के बीच में परागकण की भित्ति के बीच इस जनन द्रव में अनेक रसधानियां बन जाएंगी। साथ ही साथ कायिक कोशिका का निर्माण जिस तरफ होना है उसी तरफ लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, लिपिड आदि का संश्लेषण या आदि भी उस तरफ स्थापित हो जाते हैं। अब चलते हैं अपन अपने सी डायग्राम। यहाँ पर केंद्रक विभाजन शुरू होगा और दो केंद्रक बनेंगे। एक केंद्रक परागकोश की भित्ति की ओर होगा, एक केंद्रक बीच में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रक के विभाजन के समय बनने वाला तर्कुतंतु, केंद्रक के विभाजन के समय बनने वाले तर्कुतंतु या स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। तर्कुतंतु छोटा व असममित होता है, एसिमेट्रिकल होता है। तर्कुतंतु छोटे होते हैं, असममित होते हैं। यह परागकण की भित्ति की ओर कुंद जो तर्कुतंतु बनते हैं केंद्रक के विभाजन के लिए, वो तर्कुतंतु असममित होते हैं और छोटे होते हैं। इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है कि ये परागकण की भित्ति की ओर तो कुंद होते हैं अर्थात ब्लंट होते हैं, अर्थात जैसे बोलते हैं हिंदी में भौठे होते हैं, नुकीले नहीं होते, उस तरफ नुकीले नहीं होते, ब्लंट या कुंद होते हैं। जबकि केंद्रक की ओर, जबकि केंद्र की ओर, सेंटर की ओर क्या होगा, ये तीक्ष्ण होगा, ये एक्यूट होंगे या तीक्ष्ण होंगे स्पिंडल फाइबर तर्कुतंतु जो है वो परागकण की भित्ति की ओर तो कुंद होंगे अर्थात ब्लंट होंगे, बोठे होंगे, नुकीले नहीं होंगे। लेकिन केंद्र की ओर तर्कुतंतु नुकीले या तीक्ष्ण या एक्यूट होते हैं। ये बात थी सी डायग्राम। अब अपन चलते हैं डी डायग्राम पर। डी पर क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि डी चित्र के अंदर रसधानियां भी हैं, लेकिन यहाँ पर दो कोशिकाएं बनी हैं, केंद्रक बने हैं, सॉरी केंद्रक का विभाजन, एक केंद्रक था, केंद्रक दो बन गए। यहाँ पर अब दो बनने वाले केंद्रक में एक छोटे आकार का केंद्रक जो कि परागकण की भित्ति की ओर है, परागकण की भित्ति की ओर है, उसे जनन केंद्र कहते हैं। एक केंद्र, दो केंद्र बन जाएंगे, तर्कुतंतु बन गए, केंद्र का निर्माण दो हो जाएगा। तो इनमें एक केंद्र छोटे आकार का होता है जो कि परागकण की भित्ति की ओर होगा, तथा अंदर की ओर या केंद्र की ओर जिसे कहेंगे बड़े आकार का, वो कायिक केंद्रक होता है। तो डी में क्या हो रहा है कि केंद्र विभाजन के बाद परागकण की भित्ति की ओर, केंद्र विभाजन के बाद परागकण की भित्ति की ओर बनने वाला केंद्रक कायिक केंद्रक, जबकि केंद्र की ओर, सेंटर की ओर बनने वाला केंद्रक जनन केंद्रक कहलाता है। इस प्रकार से एक परागकण में दो केंद्रक बन चुके होते हैं। अपन चलते हैं अगले चित्र के ऊपर, ई डायग्राम पर। अब इसमें क्या होता है, दोनों केंद्रकों के मध्य में, चित्र ई में दिखाई दे रहा है कि पहले वाले डायग्राम में किसी प्रकार की भित्ति नहीं है दोनों केंद्रकों के बीच में। अब क्या होता है कि दोनों केंद्रकों के बीच में एक अर्धगोलाकार भित्ति बन जाती है, लिखा हुआ है अर्धगोलाकार भित्ति, एक अर्धगोलाकार भित्ति बन जाती है। इस अर्धगोलाकार भित्ति बनने के कारण से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक जो कि छोटी आकार की होती है वो जनन कोशिका कहलाती है, और एक बड़ी आकार की वो कायिक कोशिका कहलाती है। छोटे आकार की दोनों केंद्रकों के बीच में अर्धगोलाकार भित्ति बन जाने के कारण से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें एक छोटी आकार की कोशिका जनन कोशिका और एक बड़े आकार कोशिका कायिक कोशिका कहलाती है। इस समय कायिक कोशिका के अंदर रसधानियां कुछ कम होनी शुरू हो जाती हैं और बाद में ये विलुप्त भी हो जाएंगी। कायिक कोशिका के अंदर रसधानियां विलुप्त हो जाती है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, देखिए। तो यहाँ पर ई चित्र के अंदर दोनों केंद्रकों के बीच में, यानी कि जनन केंद्र और कायिक केंद्र के बीच में एक अर्धगोलाकार भित्ति का निर्माण हो रहा है। इस अर्धगोलाकार भित्ति बनने के कारण से, केंद्र के ऊपर भित्ति का निर्माण होने से अब ये कोशिका बन जाती है, और इस प्रकार से छोटी आकार की कोशिका बनेगी, जिसे जनन कोशिका कहेंगे, और एक बड़ी कोशिका बनेगी, उसे कायिक कोशिका का नाम देते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं एफ में। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो जनन कोशिका है वो जनन कोशिका कायिक कोशिका की जो भित्ति है उसी का इस्तेमाल कर रही है।
तो प्रारंभ में जनन कोशिका परागकण की भित्ति, जो परागकण की भित्ति है अंतःचोल है अंदर की तरफ, तो प्रारंभ में जनन कोशिका परागकण की भित्ति से संलग्न रहती है, परागकण की भित्ति संलग्न रहती है प्रारंभ में, लेकिन धीरे धीरे यह जनन कोशिका अपनी स्वयं की भित्ति का निर्माण कर लेती है। ये जनन कोशिका अपनी खुद की अपनी भित्ति का निर्माण कर लेती है और परागकण की भित्ति से मुक्त होकर काय कोशिका की ओर गमन करती है। प्रारंभ में जनन कोशिका परागकण की भित्ति से संलग्न रहती है, उसी भित्ति का इस्तेमाल करती है, लेकिन धीरे धीरे जनन कोशिका अपनी स्वयं की भित्ति का निर्माण यानी कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेती है और इस प्रकार से एक मुक्त कोशिका बन जाती है। यह जनन कोशिका अब काय कोशिका की ओर गमन करती है। इस समय एक परागकण द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रीय अवस्था में आ जाता है। द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रीय, देखिए इस समय एक परागकण द्विकोशिकीय, एक कोशिका ये है एक कोशिका ये है और दोनों ही कोशिकाओं में एक एक केंद्रक भी है, तो इस समय एक परागकण दो कोशिकाओं वाली अवस्था में आ जाता है, द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रीय। अब इसी अवस्था के अंदर परागकण का परागण होता है, ठीक है। तो इसी अवस्था में द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रीय अवस्था में ही परागकण का परागण होगा, अर्थात यह परागकण अब परिपक्व परागकण हो चुका है और यह परागकण परागकोश से निकल करके तैयार है वर्तिकाग्र पर जाने के लिए। तो द्विकोशिकीय द्विकेंद्रीय अवस्था में ही परागकण का परागण होता है, परागकोश से मुक्त होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं इसी अवस्था के अंदर, इसे परागण कहते हैं। तो द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रीय अवस्था में परागकण का परागण होता है। इसके बाद इसका सेकंड स्टेप आता है, लेकिन उस सेकंड स्टेप को पढ़ने से पहले, सेकंड स्टेप का केवल एक चित्र है ये वाला, लेकिन उस सेकंड स्टेप को पढ़ने से पहले हम इन कायिक कोशिका और जनन कोशिकाओं को जान लें कि ये कायिक कोशिका क्या कार्य करती है, किस लिए बनती है, ये किस आकार की होती है, क्या इसके अंदर मटेरियल होता है, ऐसे जनन कोशिका के बारे में। तो हम पहले एक एक कोशिकाओं को पढ़ते हैं। सबसे पहले है कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल पहला है कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल। ये किस प्रकार की होती है, देखिए प्रारंभ में यह छोटी और गोलाकार होती है, जब ये बनती है शुरू में तो ये छोटी होगी गोलाकार होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जनन कोशिका से बड़ी होगी। तो प्रारंभ में यह छोटी और गोलाकार होती है, विभाजन के बाद यह आकार में वृद्धि करती है। जब इसका विभाजन हो चुका होता है तो आकार में वृद्धि करती है और इसका केंद्रक बड़ा व अनियमित आकार का हो जाता है। इसका केंद्रक बड़ा हो जाएगा, अनियमित आकार का हो जाएगा। समय के साथ साथ इसमें कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग, कोशिका के अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाए है, आरएनए है, डीएनए है, अन्य लाइसोसोम है, रिक्तिका, ये सभी कोशिकांगों की संख्या और आकार में वृद्धि होती है। अन्य कोशिकांग और कोशिकाओं की संख्या और आकार में वृद्धि होती है, लेकिन रसधानी या रिक्तिकाएं नहीं होती, वो विलुप्त हो जाती है। परिपक्व अवस्था में कायिक कोशिका में कोशिका के कोशिका द्रव में परिपक्व अवस्था के समय कायिक कोशिका द्रव में स्टार्च अधिक मात्रा में होता है। यह स्टार्च अधिक मात्रा में इसलिए होता है जो कि परागकण के स्फुटन में सहायता करता है। परागकोश के स्फुटन से पहले विलुप्त हो जाता है स्टार्च, परागकोश से जब निकलते हैं परागकण उस समय ये स्टार्च लुप्त हो जाएगा। इसके कायिक कोशिका के अंदर कोशिकांगों में या कोशिका के अंगों में आकार में संख्या में वृद्धि होती है तथा रसधानियां गायब हो जाती है, रिक्तिकाएं विलुप्त हो जाती है, आरएनए की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए कायिक कोशिका में आरएनए की मात्रा और प्रोटीन बढ़ जाता है। इसके बाद में जो परागकोश से कायिक कोशिका के अंदर स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जो परागकोश के स्फुटन से पहले ही खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कायिक कोशिका परागण के बाद अब देखिए इंपोर्टेंट कार्य है कि पराग कोशिका परागण के बाद जब ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो परागण के बाद में कायिक कोशिका की कोशिका भित्ति, कायिक कोशिका कोशिका भित्ति पराग नलिका के निर्माण में सहायता करती है, अर्थात पराग नलिका के निर्माण में भाग लेती है। तो पराग नलिका जब बनती है तो पराग नलिका, देखिए ये पराग नलिका अंतःचोल बाहर की तरफ निकल रहा है, तो अंतःचोल
कायिक कोशिका की भित्ति मिलकर के परागनलिका का निर्माण करती है। तो कायिक कोशिका का कार्य क्या है कि कायिक कोशिका की कोशिका भित्ति परागण के बाद में परागनलिका का निर्माण करती है। ये था पहला कायिक कोशिका। कायिक कोशिका जनन कोशिका में एक डिफरेंस भी है, मेन डिफरेंस बताएंगे आगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है दूसरी कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल्स या जनन कोशिका या जर्मिनेटिव सेल। जनन कोशिका ये है दूसरी जनन कोशिका जो आकार में छोटी है। तो प्रारंभ में यह लेंस के आकार की होती है, लेंस के आकार की या मसूर के दाल जैसी होती है। प्रारंभ में यह है लेंस के आकार की, साइडों में चपटी, बीच में से मोटी। प्रारंभ में यह लेंस या मसूराकार, मसूर के आकार की होती है, लेकिन बाद में यह गोल हो जाती है, गोल हो जाती है। तो धीरे धीरे विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, धीरे धीरे यह विकास की विभिन्न अवस्थाओं में यह कृमि रूपी हो जाती है, एक कीड़े के समान हो जाती है, लंबी पतली कीड़े के समान हो जाती है, वर्मी फॉर्म हो जाती है, कृमि रूपी हो जाती है। क्यों होती है कृमि रूपी? इसलिए होती है लंबी कीड़े के समान, इसलिए होता है पराग नलिका में इसकी गति जो है वो आसान हो जाए, पराग नलिका में यह आसानी से गति कर सके। तो पराग नलिका में इसकी गति सरल बनाने के लिए यह बाद में कृमि रूपी या कीड़े के समान या वर्मी फॉर्म हो जाती है, जिससे परागनलिका के अंदर ये अटकती नहीं है, कहीं रुकती नहीं है और आसानी से गति कर सकती है। इसमें कोशिका द्रव बहुत कम होता है, इसके अंदर कोशिका द्रव कम। जनन कोशिका है, गति भी करनी होती, कोशिका द्रव की मात्रा कम होती है, परंतु डीएनए की मात्रा इसमें कायिक कोशिका की जितनी ही होती है। जितना कायिक कोशिका में डीएनए होता है उतना ही जनन कोशिका में भी डीएनए होता है। लेकिन सभी सामान्य कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। कोशिका द्रव की मात्रा जरूर कम होती है, लेकिन सभी कोशिकांग इसमें पाए जाएंगे। कोशिकांग इसमें सभी होते हैं, कोशिका द्रव कम होता है। इसके केंद्र में क्रोमेटिन पदार्थ की मात्रा अधिक, क्रोमेटिन पदार्थ की मात्रा, इसके केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ की मात्रा कायिक कोशिका की तुलना में अधिक होती है। इसके केंद्रक में, जनन कोशिका केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ अर्थात जो क्रोमोसोम, गुणसूत्र, डीएनए वगैरह होता है, वो पदार्थ कायिक कोशिका की तुलना में जनन कोशिका में अधिक होता है। इसका केंद्रक परागण के बाद, ये ध्यान देने योग्य बात है। कायिक कोशिका का जो कार्य था बताया, कायिक कोशिका परागनलिका का निर्माण करती है। जनन कोशिका क्या कार्य? जनन कोशिका परागण के बाद में, जब परागण होता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है परागकण, तो जनन कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन से, समसूत्री यानी कि माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन, क्योंकि ये पहले ही अगुणित है, इसलिए समसूत्री विभाजन के द्वारा यह दो अगुणित नर युग्मक का निर्माण करेगा। जनन कोशिका का केंद्रक परागनलिका के अंदर आकर के परागनलिका बन जाती है, परागनलिका में आकर के दो अचल नर युग्मकों का निर्माण करता है। जनन कोशिका का केंद्रक ध्यान रखिएगा, समसूत्री विभाजन से विभाजित होगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि परागकण के अंदर बनने वाला जो केंद्रक है वो पहले अर्धसूत्री विभाजन से बना था। किसमें हुआ था अर्धसूत्री विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन हुआ था पोलन मदर सेल में या लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु बने थे, उन्हीं में से अपन एक लघु बीजाणु को पढ़ रहे हैं, तो ये पहले अगुणित है। आता है इसके अंदर समसूत्री विभाजन के द्वारा जनन केंद्रक 2 नर युग्मों का निर्माण करता है, जो परागनलिका के अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जनन कोशिका जो है वो परागनलिका के अंदर, जनन कोशिका का केंद्रक 2 नर युग्मों का निर्माण करता है, 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं समसूत्री या माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। अब एक बात बताते हैं आपको कि जनन कोशिका और कायिक कोशिका दोनों के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, परंतु कायिक कोशिका के अंदर आरएनए की मात्रा अधिक होती है। कायिक कोशिका में आरएनए की मात्रा अधिक होती है। कारण क्या है? क्योंकि कायिक कोशिका में कोशिका द्रव की अधिकता के कारण, कोशिका द्रव की अधिकता के कारण जनन कोशिका से अधिक आरएनए पाया जाता है। कि कायिक कोशिका में कोशिका द्रव की अधिकता के कारण आरएनए की मात्रा जनन कोशिका से अधिक होती है। कायिक कोशिका में कोशिका द्रव की अधिकता के कारण आरएनए की मात्रा जनन कोशिका से अधिक होती है। तो ये था कायिक कोशिका और जनन कोशिका के बारे में। कायिक कोशिका जो प्रारंभ में छोटी गोलाकार होती है,
आकार में वृद्धि करती है विभाजन से, विभाजन के बाद ये आकार वृद्धि कर लेती है। इसका केंद्रक बड़ा अनियमित आकार का होता है। समय के साथ साथ इसमें कोशिकाओं की संख्या आकार में बढ़ोतरी हो जाती है, रिक्तिकाएं इसकी गायब हो जाती हैं और आरएनए प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। परिपक्व अवस्था में इसके कोशिका द्रव में स्टार्च अधिक होता है, परंतु पराग को जो कि पराग कोश के स्फुटन के लिए पराग कोश के स्फुटन से पहले वो स्टार्च विलुप्त हो जाता है और काय कोशिका परागण के बाद में पराग नलिका के निर्माण में भाग लेती है। दूसरा जनन कोशिका प्रारंभ में लेंस ये मसूर के आकार की होती है, बाद में यह गोल हो जाती है और विकास की विभिन्न अवस्थाओं में यह धीरे धीरे कृमि रूपी या कीड़े के समान हो जाती है। इसका कृमि रूप जो है वो पराग नलिका में इसकी गति को आसान बनाता है। पराग जनन कोशिका के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ कोशिका द्रव की मात्रा तो कम होती है, लेकिन सभी कोशिकांग पर्याप्त होते हैं। इस कोशिका में क्रोमेटिन पदार्थ की मात्रा काय कोशिका से अधिक होती है और इस जनन कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा परागण के बाद दो नर युग्मों का निर्माण, अचल नर युग्मों का निर्माण करता है। ये था इसका दो काय कोशिका और जनन कोशिका। इसके बाद हम अब आते हैं अपने सेकंड स्टेज पर, ताकि परागकण को अंकुरित करवाएं। ये है सेकंड स्टेप का डायग्राम। इसमें क्या होता है, द्वितीय चरण जो कि परागण के बाद संपन्न होता है। जब परागकण परागकोश से मुक्त होकर वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाता है तो वर्तिकाग्र पर परागकण भोजन, नमी आदि अवशोषित करके फूल जाता है और इसका अंतःचोल जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकल करके पराग काय कोशिका की कोशिका भित्ति से मिल करके एक पराग नलिका का निर्माण करता है। तो जब पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, परागण प्रक्रिया के बाद में यह चरण शुरू होता है। तो परागण प्रक्रिया के अंतर्गत परागकण किसी भी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। वर्तिकाग्र पर स्थित नमी, भोजन आदि को ग्रहण करके यह फूल जाता है और इसका अंतःचोल और काय कोशिका भित्ति मिलकर के पराग नलिका का निर्माण करती हैं। यह पराग नलिका जनन छिद्र से बाहर की ओर निकलती है और निकल करके यह पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड की ओर गति करेगी। हम इसके बाद में बीजांड के बारे में पढ़ेंगे। बीजांड की ओर यह गति करती है। काय कोशिका का केंद्र भी इस नलिका में आ जाता है। काय कोशिका भित्ति में तो पराग नलिका के निर्माण में भाग ले लिया और काय कोशिका का केंद्र भी इस नलिका में आ जाता है, तब इसे नलिका केंद्र कहते हैं। पराग काय कोशिका का केंद्र भी इस नलिका में आ जाता है, इसे नलिका केंद्र कहते हैं। यह नलिका केंद्र बाद में नष्ट हो जाता है। इसके बाद में जनन कोशिका का जनन केंद्र इस पराग नलिका में आकर के जनन कोशिका का जनन केंद्र इस पराग नलिका में आकर के समसूत्री विभाजन के द्वारा दो अचल नर युग्मकों का निर्माण कर लेता है। दो अचल नर युग्मकों का निर्माण करता है। इस प्रकार से पराग नलिका और नर युग्मकों युक्त पराग नलिका और अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। इस प्रकार पराग नलिका और दो नर युग्मकों या अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। हम पहले भी इसी बात से चले थे और वही हमने सिद्ध किया कि अंकुरित परागकण के अंदर नर युग्मक होते हैं। तो इस प्रकार से पराग नलिका, ये पराग नलिका है और ये परागकण अंकुरित हो चुका, तो पराग नलिका व अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ये था अपना आज का टॉपिक, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, उसकी संरचना क्या है। आपने अलग अलग डायग्राम के माध्यम से इसका अध्ययन किया। आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, ग्रुप में सेंड किए जाएंगे, तो उसके साथ साथ आपको इन चित्रों के माध्यम से ही वहां पर वर्णन है। चित्र नोट्स के अंदर भी साथ साथ लिखा मिलेगा आपको चित्र ए, चित्र बी का वर्णन, चित्र सी का वर्णन, इस प्रकार का आपको इस चित्र के अनुसार ही इसको पढ़ना है और समझना है। तो आज का टॉपिक इतना ही है। अगली क्लास के अंदर अपन फिर हाजिर होंगे और अब अपन सारे भाग नर के सभी भाग उनका परिवर्धन पढ़ चुके हैं। पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु का निर्माण और परागकण का परिवर्धन या नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किस प्रकार से होता है सब पढ़ चुके हैं। तो एक प्रकार से नर के जो पुष्प के अंदर नर भाग था उसका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे स्त्री केसर, जायांग, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना, गुरु बीजाणु जनन और निषेचन। तो एक परागण और निषेचन, तो इस प्रकार से अपन अगली क्लास के अंदर स्त्री केसर, जायांग, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड टॉपिक लेकर के फिर से हाजिर होंगे।